Good morning, everyone. Today, uh, I'm back with a new lecture. ये बेसिकली आपका जो सीपीसी से रिलेटेड सीरीज चली हुई है और इसमें uh, जो हम क्लास ले रहे हैं वही लेक्चर जो है हम अपलोड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो डायरेक्ट क्लासेस थी वो तो अब ड्यू टू द कोविड-19 कंटिन्यू नहीं हो रही है, तो इसलिए the through online we are conducted a classing we are conducting class and today's topic is jurisdiction of a civil court and the place of suing दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार व वाद दायर करने का स्थान। जो ये jurisdiction of a civil court, इसको डिटेल से एक पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे जो है कोई वाद जो है वो सिविल होता है, कब जो है सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन जो है नहीं बनती है, जब वहां जहां सिविल कोड को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड किया हुआ है। ये एक्सप्रेसली कब बार्ड होता है, इम्प्लाइडली कब बार्ड होता है, ये सारा उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। बट फिर भी अगेन इट्स अ कंबाइंड टॉपिक, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे फॉर जब भी आप अपनी मुख्य परीक्षा या मेन एग्जाम आप अटेंड करें। तो टुडेस टॉपिक इज jurisdiction of a civil court and place of suing, दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार व वाद दायर करने का स्थान, place of suing. Please do like, share, subscribe and don't forget to press I bell button for more video. It's my request, humble request कि आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जो फ्री बेनिफिट है वो सबको मिल सके और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। So, introduction. Ubi just ibi remedium, which means देखिए that where there is a right there is a remedy, जहां भी अधिकार है वहां पे उसका उपचार भी है ना। अब बेसिक प्रिंसिपल जो है आपका इंग्लिश राइट विच इज एक्सेप्टेड बाय द इंडियन लॉ, यही हमने इंग्लिश लॉ से सबसे बेसिक जो प्रिंसिपल है वो लिया था। देखिए when a person right is curtailed or a being infringed, then he has to approach to the appropriate forum or the appropriate judicial forum of the award of a compensation, ठीक है। Such judicial form must have an authority to adjudicate on the matter. The judicial form must have jurisdiction to deal with the matter. Each court has a different jurisdiction. देखिए basically what we are doing, what we are discussing and what is my point, कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि जहां पे आपका राइट है, जहां पे आपका अधिकार है, वहां पे उसका उपचार भी है। अब अगर किसी का कोई राइट मतलब कोई किसी का कोई अधिकार का कोई हनन होता है तो वो कहाँ जाएगा, किस कोर्ट में दायर करेगा, किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी, तो ये तो अब डिसाइड होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने आपकी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, आपको डिस्पोजेस कर दिया है और आप उसका केस जो है डायरेक्ट कहाँ लेके जा रहे हो, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देर इज देर इज अ सेट मेथड किस चीज का, जुरिस्डिक्शन का, कि कब किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, कब जो है सिविल कोर्ट जो है अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा, किस स्थान में जो है आपका केस होगा और किस स्थान, उस स्थान के किस कोर्ट में आपका केस होगा। तो ये सारी जुरिस्डिक्शन को जो क्षेत्राधिकार जिसे बोलते हैं या प्लेस ऑफ सुइंग जो है उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जहां पे राइट है वहां पे रेमेडी भी है, जहां पे अधिकार है वहां पे उपचार भी है। नो जनरल मीनिंग क्या है इसका? जुरिडिक्शन इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस एंड टू डिटरमिन द कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, जुरिडिक्शन मींस द कोर्ट इज अ पावर टू डिसाइड ऑन अ केस, इश्यू अ डिक्री। सीधी सी बात, इतना सा यहाँ पे बोला गया। ये बेसिक पर्पज इसलिए ताकि आप एक अच्छा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सके जुडिशियल मेन एग्जाम या अपने एलएलबी में, कि ताकि जो देखने वाला उसको ही नो कि यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक। देखिए जुरिस्डिक्शन जो डिसाइड होती है, क्षेत्राधिकार जो है आपकी दो टाइप, थ्री टाइप से डिसाइड होते हैं। फर्स्ट इज योर पेक्यूनरी वैल्यू, सेकंड इज योर लोकल लिमिट ऑफ अ कोर्ट, थर्ड इज योर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कोर्ट। कौन कौन सी हो गई? एक पेक्यूनरी वैल्यू,
और एक लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट, थर्ड आ गया आपकी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कोर्ट। नाउ सो द कोर्ट बिफोर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, द देखिए कोर्ट जब भी जो है आपका किसी केस में कॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस में बार बार कॉग्निजेंस शब्द का बोल रहा हूँ, कॉग्निजेंस का अर्थ इतना सा होता है कि कोर्ट की उसमें पावर होती है क्या करने की, उसको डिसाइड करने की, जो मैटर जो है कोर्ट के द मैटर पुट बिफोर द कोर्ट, मतलब जो बात जो है आपने कोर्ट के सामने दायर किया है, अगर उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कॉग्निजेंस का अर्थ इतना सा है कि अ, वो अपनी पावर उसमें एक्सरसाइज करके क्या कर सकता है, जजमेंट कर सकता है। ठीक है। द पेक्यूनरी वैल्यू ऑफ द सूट, देखिए जब भी मान लीजिए, ये कुछ नहीं है, दिस आर द मेथड, मान लीजिए यू आर अ जज एंड कोई जो है आपको कोई सिविल केस आपके सामने रख दिया है, तो आपको क्या क्या दिमाग में रखना है। फर्स्ट थिंग, जो पेक्यूनरी वैल्यू है उसकी, कहीं मान लीजिए यू आर अ सिविल जज, आपकी पेक्यूनरी वैल्यू 10 लाख है पर आप 15 लाख का सूट एंटरटेन कर रहे हो, है ना, तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यू आर एक्सीडिंग योर व्हाट पेक्यूनरी jurisdiction, है ना, द नेचर ऑफ द केस। मान लीजिए सिविल केस है ही नहीं है, यू आर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, किसी और स्टैट्यूट में जो है उसकी रेमेडी दे के रखी है, तो क्या, तो भी आप जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। दीज ऑल आर द व्हाट, ये सब आपका क्या प्रिकॉशंस हैं जो हम बता रहे हैं, किसकी, जजेस की, यू आर द जजेस। तो आपके दिमाग में रखनी है कि ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जब भी सिविल केस आपके समक्ष रखा गया, तो सबसे पहले पेक्यूनरी वैल्यू देखो, उसका नेचर देखो, सिविल है या नहीं है, क्या आपकी टेरिटोरियल लिमिट्स में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यू आर अ जज ऑफ द मान लीजिए यू आर अ जज इन द दिल्ली बट यू आर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द चंडीगढ़ केस, या यू आर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द राजस्थान केस, यू आर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द उत्तर प्रदेश के जो केस कोर्ट है उनकी कॉग्निजेंस ले रहे हो, तो देयर इज अ टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट। These are very important. So it is not only sufficient that the forum must have an authority to deal with the matter, or that the court has a pecuniary jurisdiction or the court has local jurisdiction, but the court must be competent enough to grant the relief in such matter. देखिए ये इसके लिए अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये बात कर रहा है कि जैसे कि आपका यहाँ पे बात कर रहा है कि कोर्ट हैज अ लोकल jurisdiction बट द कोर्ट मस्ट बी competent इनफ टू ग्रांट द रिलीफ इन सच मैटर। जैसे कि आपका सिविल जज, ये सॉरी जूनियर डिवीजन होते हैं, ठीक है, उसकी jurisdiction तो होती है 10 लाख तक, पर वो 10 से 20 लाख तक कहाँ जाएगा सिविल जज सीनियर डिवीजन। तो इसमें क्या है, उसकी jurisdiction तो थी उस मैटर में, पर उसकी क्या पेक्यूनरी लिमिट जो एक्सीड कर गई, तो इसलिए वो इनफ कॉम्पिटेंट नहीं है किसको रिलीफ ग्रांट करने के लिए। अब jurisdiction ऑफ अ सिविल कोर्ट, सेक्शन 9, सेक्शन 9 सिर्फ देखिए, डोंट गो टू द वेरिएट लैंग्वेज, सिंपल सी देखिए मैं लैंग्वेज बताऊंगा आपको, इतना सा बोलता है कि सिविल कोर्ट के पास पूरी की पूरी पावर होती है कॉग्निजेंस लेने की, जब तक कि सिविल कोर्ट को एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार ना कर दिया। दैट्स इट, इतना सा बोलता है सेक्शन 9, और यही है। और ये बोलता है कि अगर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली आपके जो नेचर ऑफ द सूट को बाहर नहीं किया हुआ है, तो सिविल कोर्ट की क्या बनती है, जुरिस्डिक्शन बनती है। अब देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, इतना सा लिखा हुआ है एक्सप्रेसली बार्ड। एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब है कि कहीं किसी स्टैट्यूट में उसको जो सिविल जो केस जो है सिविल कोर्ट के बिफोर रखा हुआ है उसको बार किया हुआ है। मान लीजिए देयर इज अ यू हैव टू, आपको जो है करेक्शन करनी है। मान लीजिए आपकी जमीन है कहीं पे और उसके पोजेशन के कॉलम में यू आर ओनर, आप ओनर के कॉलम में आपका नाम है, बट पोजेशन के कॉलम में किसका नाम है, मतलब पोजेशन के कॉलम पे कहीं किसी और का नाम चला आ रहा है 20-30 सालों से। जब आपको पता चला तो यू वांट टू करेक्ट दैट एंट्री, क्योंकि आप ही पोजेस कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को। तो आपका जो लैंड स्टैट्यूट होगा कोई भी आपका स्टेट का, मान लीजिए यूपी का ले लिए, चलो दिल्ली का ले लिए, तो उसके हिसाब से उसकी जुरिस्डिक्शन
एज पर द स्टैट्यूट मान लीजिए उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, बट द पॉइंट इज आपने केस कहां कर दिया, सिविल कोर्ट में। अब स्टैट्यूट बोलता है कि असिस्टेंट कलेक्टर ही एंटरटेन करेगा और असिस्टेंट कलेक्टर ही जो है इस एंट्री को करेक्ट कर सकता है, पर आपने क्या बोल दिया, आपने सिविल कोर्ट के पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, और उसमें जैसे उस स्टैट्यूट में लिखा कि वट एवर द प्रोसीडिंग जो आपके लैंड स्टैट्यूट के हिसाब से वो जो इस कोर्ट में होगी वो यही होगी, और कोई भी कोर्ट जो है उसमें जो है क्या कर सकता है, कोग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो व्हाट डज इट मीन, एक्सप्रेसली वार्ड कर दिया है आपको, कहीं भी किसी और कोर्ट में उसी जो जैसे आपका पोजेशन की एंट्री को करेक्ट करना था, तो उसका केस जो है आपको बाहर कर दिया है सिविल कोर्ट में। मतलब सिविल कोर्ट क्या कर सकता है, कोग्निजेंस नहीं ले सकता। आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, आपको असिस्टेंट कलेक्टर जो फर्स्ट ग्रेड जो है वो कंसर्न जुरिस्डिक्शन का वहीं पे ही करना पड़ेगा। ये एक्सप्रेसली वार्ड होता है। एक और एग्जांपल दो, जैसे आपका मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया था, आपने बैंक में वो लोन नहीं दिया, और आपने बैंक ने जो है आपके अगेंस्ट कितना सरफासी का जो इनिशिएटिंग है प्रोसीडिंग वो कर दी। सरफासी की जब प्रोसीडिंग इनिशिएट की तो आपने उसको चैलेंज करने के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सिविल कोर्ट ने बोला भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? इवन दो इट इज अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर। देखिए, इवन दो इट इज अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर बट यू कैन नॉट टेक अ कॉग्निजेंस। आप जो जजेस की बात हो रही है आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जो सेक्शन 34 है आपका, और जब आप सरफासी एक्ट पढ़ोगे तो वहां पे लिख के रखा हुआ है कि वट एवर द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड by bank under the SARFAESI Act that cannot be challenged in any court। मतलब क्या हुआ इसका, कि इसको कहीं भी नहीं चैलेंज कर सकता है एक्सेप्ट ओनली अपील जो लाई होगी वो होगी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, डीआरटी में। मतलब सिविल कोर्ट को यहाँ भी क्या कर दिया, बाहर कर दिया। जब आपका कोई स्टैट्यूट, जैसे सरफासी एक्ट एक स्टैट्यूट है आपका, लैंड रिकॉर्ड का कोई लैंड से रिलेटेड आपका कोई स्टैट्यूट है, जैसे आपका लैंड में मैंने बताया आपको कि सिविल कोर्ट को बार किया कि जैसे पोजीशन की एंट्री आपने करेक्ट करनी है तो वो असिस्टेंट कलेक्टर के पास ही होगी, सिविल कोर्ट नहीं कर सकता। जैसे सरफासी का जो भी कोई एक्शन अगर बैंक लेगा तो उसको जो है सिर्फ डीआरटी में आप चैलेंज कर सकते हो, सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ सिंपल इतना सा हुआ कि आपका जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट जो है, सिविल मैटर होते हुए भी एक्सप्रेसली वार्ड है। ये एक्सप्रेसली वार्ड का सिंपल सा मीनिंग है। इम्प्लाइड वार्ड है जो अपनी पब्लिकली जो अंगेस्ट होगा, जैसे पब्लिकली जो अंगेस्ट जो मैटर है वो impliedly barred. This a suit is impliedly barred when it is barred by either the general principle of law or a general conduct of a law. The basic purpose of barred impliedly is that the court should not deal with a matter which causes injuries to the public. इसमें सिंपल इतना सा बोला हुआ है कि मान लीजिए मैंने बोला यू गिव मी अ फेवरेबल विटनेस बिफोर द कोर्ट। यू, ठीक है, मैंने बोला कि तू मेरे फेवर में गवाही दे आपको, ठीक है, आपने दी, और मैंने बोला था अब मैं तेरे को 10,000 दूंगा, मैंने नहीं दिए। क्या अब आप केस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सिविल में रिकवरी का सूट करोगे ना? नहीं, क्योंकि ये क्या है, अगेंस्ट द पब्लिक बिल है। तो इसलिए इसको इम्प्लाइडली बार्ड बोलते हैं। बेसिकली व्हाट इज द पर्पस, जस्ट टू पब्लिक और विच इज अगेंस्ट द पब्लिक बिल कॉज इंजरियस टू द पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए इसको ये इम्प्लाइडली बार्ड का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, और इसी को ही इम्प्लाइडली बार्ड बोलते हैं। देखिए, ये तो था आपका जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट कैसे डिसाइड होती है। यहां तक सेक्शन 9 में जो आपका सूट ऑफ सिविल नेचर है उसको डील करता है। इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो कि डिटेल वीडियो मैंने पूरी अपलोड करके रखी है अकॉर्डिंग टू आई थिंक अराउंड 45 मिनट्स की है। यू गो थ्रू, आप उसमें जाइए, देखिए। यू आई विल नेवर डेस्पिरेट यू, बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती, प्लीज कमेंट करिए, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश करिएगा। अब इसके बाद जो है लेट मी टेल यू, अब बीच बीच में 1 or 2 days आई विल डिस्कस द
यूपी, बिहार और उत्तर प्रदेश एडीए मेन एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे एंड आई विल अपलोड. So please subscribe this channel so that the update can be come you and you know कि yes video has been uploaded. Section 15 to 20 back to the topic place of suing. Section 15 to 20 जो है वो डील करता है place of suing. देखिए there are three kinds of jurisdiction. I already told you territorial, pecuniary and the subject matter. देखिए whenever the suit is brought before the court, the first question to determine is whether the court has a jurisdiction to deal with the matter, है ना. जब आपके सामने जब आप यू आर जज, आपके सामने आपको अगर कोई मैटर रख दिया कि जज साहब डिसाइड कीजिए, मैं आया आपके सामने और मैंने बोला जज साहब डिसाइड कीजिए, अरे पहले आप ये तो देखो कि ये मेरे क्षेत्राधिकार में है या नहीं, whether it is in my jurisdiction or not. If the court has all these territorial, pecuniary or subject matter jurisdiction, then only the court has the power to deal with the case. जब कोर्ट के पास ये टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर की ये सारी तीनों तीनों जुरिस्डिक्शन होगी तो मैं आगे चलूंगा, मतलब तो आप चलोगे आगे, अदरवाइज नहीं. बोलोगे क्या बोलोगे, नो भाई ये मेरे कोर्ट में नहीं आता, तू इस कोर्ट में जा. What you will do, you may transfer the court or you may return the plea. In the case if the court does not have any of the above mentioned factor, then it will be considered as a lack of jurisdiction or the irregular exercise of jurisdiction. और फिर भी आपने डिसाइड कर दिया तो वो क्या होगा, that the lack of jurisdiction or irregularity मानी जाएगी. When the court who does not have jurisdiction decides the case and give decision, then such decision will be considered as a void or voidable depending upon the different circumstances. अब जब आपके पास jurisdiction ही नहीं है फिर भी आपने डिसाइड कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, void है. void का अर्थ क्या मतलब हुआ, anything which is a void that is not enforceable by the law. फिर क्या मतलब रहा आपका केस डिसाइड करने का. जब कोई बात आपने whenever you file a suit, whenever you file a suit and after filing a suit you come to know, अरे my God, इसमें तो कोर्ट के पास तो jurisdiction ही नहीं थी. जब एग्जीक्यूशन होने लगी तो डिफेंडेंट जो आपका जजमेंट डेटर है जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है उसने बोला माय लॉर्ड ये तो jurisdiction थी ही नहीं, तो डिग्री क्या होगी, void हो गई, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहा, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं रही. तो इसलिए जब भी आप जज बने, so first of all the three things you have to keep in your mind, what are they, territorial, pecuniary and the subject. TPS करके याद रखिए, territorial, pecuniary, subject matter. Pecuniary jurisdiction, देखिए pecuniary jurisdiction आपकी ऐसी jurisdiction है जो कि आपकी horizontal vertical डिवाइड करती है. इसमें ऐसा होता है कि every suit, देखिए थोड़ा सा मैं बेरक लैंग्वेज पढ़ लूं, every suit shall be instituted in the court of a lowest grade competent to try it. मतलब जो आपका सबसे नीचे जो है केस जो है पहले वहां फाइल होता है. The word competent denotes that the court must have the power to hear the case with regard to the pecuniary jurisdiction. The court of the lowest grade who has a jurisdiction with regard to the pecuniary value shall deal with the case at a first instance. मान लीजिए, देखिए जो जैसे लेट मी टुक द एग्जांपल ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट. हिमाचल प्रदेश में क्या है, देखिए सिविल जो कोर्ट्स हैं उनको ऐसे डिवाइड करके, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड देन योर डिस्ट्रिक्ट जज. सिविल जज जो जूनियर डिवीजन है उसके पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है 10 लाख तक की, और सिविल जज सीनियर डिवीजन की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है 20 लाख तक की, और उससे ऊपर जो है वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की. अब आपका मैटर जो है वो है मैटर आपका 9 लाख का, तो आप कहाँ फाइल करोगे, सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन में फाइल करोगे. तो यही बात वो बोल रहा है कि एवरी शूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ अ लोएस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई. ठीक है, तो कहाँ फाइल करोगे आप, जो लोएस्ट है. और इसको वर्टिकल, सो मेनी टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इज डिवाइडेड अंडर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको ऊपर की तरफ, देखिए 10, 20, 30 आप ऊपर चढ़ रहे हो ना, तो इसलिए इट्स अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन. तो नाउ अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हु विल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द सूट.
अब ये जो सूट की जो वैल्यू है, ये कौन डिटरमिन करता है? आप करोगे या कोर्ट करेगा? तो इसका आंसर ये है, द प्लेंटिफ मेक्स द वैल्यूएशन ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जनरली जो है, जो प्लेंटिफ है, जो प्लेंटिफ कौन हुआ आपका? हु फाइल द सूट, हु फाइल द प्लेंट, इसलिए प्लेंटिफ। Unless it prima facie appears that the court that the valuation was not done correctly, ठीक है? When the court finds that the valuation was either done overvalued or undervalued, then the valuation will be done by the court and the court will direct the party to approach the appropriate forum। देखिए, जनरली जो है प्लेंटिफ डिसाइड करता है, वैल्यू लगाता है सूट की, बट ये वैल्यू लगाना मतलब समझे आप? वैल्यू लगाने का मतलब देखिए इतना सा है, जैसे कोर्ट का, हाँ, जैसे आपने रिकवरी सूट किया 10 लाख का, तो 10 लाख का जैसे 4%, जो 4% वैल्यू है वो आप क्या देते हो? कोर्ट फी देते हो। और वो जो कोर्ट फी होती है वो सरकार के खाते में जाती है। तो वो जो आपकी जो कोर्ट फी है वो आपने 10 लाख में डिटरमिन की है। मान लीजिए आपका सूट था 12 लाख का, रिकवरी सूट था 12 लाख का, पर आपने क्या किया 10 लाख का किया, ताकि तो क्यों जैसे जो सिविल जज जो सीनियर डिवीजन की कोर्ट है वो कहीं दूर थी या आने जाने का खर्चा काफी हो जाएगा जब तक सूट डिसाइड होगा, आपने उसको 9 लाख कर दिया, 9 लाख की वैल्यू लगाई, ठीक है? या आपका 9 लाख का था, आपने जो है सिविल जज सीनियर डिवीजन आपके नजदीक था, इसलिए आपने क्या किया 12 लाख लगा दी ताकि हम नजदीक रहे। तो अगर कोर्ट को ये पता चल गया कि इफ कोर्ट कम्स टू नो, इफ कोर्ट कम टू दिस कंक्लूजन दैट आपने जो है सूट की वैल्यू जो है अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड या आपने ज्यादा लगा दी है, तो कोर्ट क्या करेगा? आपको बोलेगा कि डायरेक्ट करेगा कि पार्टी को जो है, जो सही जो कोर्ट है वहां पे आप अपना केस दायर कीजिए। Jurisdiction of the court decided by the plaintiff valuation but not the amount for which decree is passed। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो jurisdiction है वो तो प्लेंटिफ डिसाइड कर सकता है, बट जो डिक्री पास करेगा कोर्ट, बट नोट द अमाउंट फॉर विच द डिक्री पास, डिक्री जो है एक्सीड कर सकती है, डिक्री बाउंडेड नहीं है। कोर्ट को जब लगेगा कि अरे यहाँ तो 10 लाख की जगह 12 लाख की पास करनी पड़ेगी, है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए एग्जाम्पल देके रखा है, लेट्स अंडरस्टैंड। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। कोर्ट के पास पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है 15,000 की, है ना? एंड द सूट फॉर रिकवरी ऑफ अकाउंट इज फाइल्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द सूट डन बाय द प्लेंटिफ, ठीक है? द वैल्यूएशन ऑफ द सूट डन बाय द प्लेंटिफ, द वैल्यूएशन वाज ऑफ रुपीज 15,000, 15,000 की वैल्यूएशन करती प्लेंटिफ ने। लेटर कोर्ट को क्या पता चला, अरे ये तो 20,000 इज ड्यू है उसके। In this case, court is not deprived of its jurisdiction to pass a decree for that amount। सिंपल सी मीनिंग बात ये बोल रहा है, जो मैंने आपको पीछे बताया। अरे कोर्ट को जब बाद में पता चला, नहीं प्लेंटिफ ने तो केस किया 15,000 का, और जब कोर्ट ने डिसाइड किया मैटर, तो एविडेंस में ये आया कि 15,000 नहीं थे वहां पे 20,000 लेने थे। रिकवरी सूट मान लीजिए इसको, रिकवरी, तो वहां पे 20,000 थे, तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट उसमें अपनी डिक्री पास कर सकता है। यही बात पीछे बोल रहा था, द कोर्ट इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन टू पास अ डिक्री फॉर दैट अमाउंट। It is a valuation done by the plaintiff to determine the jurisdiction of the court, but this does not mean that the plaintiff is set free to file for any arbitrary value and to choose the court in which he wants to file a suit। देखिए प्लेंटिफ को ये फुल पावर देके रखी है कि आप डिसाइड कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट की पावर खत्म हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड फीस लगा के रखी है तो कोर्ट की पावर बनती है। When the court finds that the valuation is done improperly for the purpose of avoiding the jurisdiction of the appropriate court, the court may require the plaintiff to prove that valuation was done in a proper manner। अगर कोर्ट को लगता है, ओ माय गॉड, अगर कोर्ट को लगता है कि अ, अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो है
आप बोलते हो कोर्ट को कि नहीं 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 सर, ये तो मैंने ठीक वैल्यू, तो कोर्ट आपको बोल देगा भाई ठीक है, यू प्रूव इट कि आपने जो है वैल्यूएशन जो है प्रॉपर मैनर में करी हुई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 15। जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होती है, कौन सी, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, और पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से कैसे जो है आप कोर्ट रिलीफ देता है, ठीक है। और कौन जो है वैल्यू को कोर्ट जो आपकी जो आपकी पेक्यूनियरी डिवाइड होती है और सूट की वैल्यू लगाता है प्लेंटिफ। अगर सूट की वैल्यू ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है तो कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है, ये वी हैव डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 15। नाउ अब बात आती है कि टेरिटोरियल के हिसाब से कैसे जो है जुरिस्डिक्शन बनती है। अब सेक्शन 16 टू 18 जो है आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है वो सेक्शन 19, और जो अदर सूट जो आते हैं आपके रॉन्ग्स, तो वो सेक्शन 20 में आते हैं। देखिए जो सेक्शन 16 है वो बेसिकली क्या बात करता है, सिंपल सी इतनी सी बात करता है कि आप अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, यू जस्ट लर्न द एग्जांपल हियर, द एग्जांपल, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी लखनऊ में, और आप रहते कहाँ थे, पटना में, बिहार में। आपने क्या किया, आपने जो प्रॉपर्टी है लखनऊ वाली, वहां से आप वहां पे कम आते जाते थे, इसलिए आपको जो आपके जो साथ के जो पड़ोसी थे उन्होंने उस प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया। आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी का केस कहाँ कर दिया, पटना में, कहीं करो भाई यहाँ पे करना। जब आपने कोर्ट के सामने केस किया, कोर्ट बोलता भाई सेक्शन 16, भाई हमें मेरे को रोकता है कौन, जो आपका सेक्शन 16 है सीपीसी का, वो बोलता है कि आपका केस कहाँ होगा, जहाँ पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए आप लखनऊ में जाओ और लखनऊ कोर्ट में केस करिए, ठीक है। इसका सिंपल इतना सा मीनिंग है कि जहाँ पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वहीं पे आपका क्या होता है, उसका केस होता है उसी जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में। सेक्शन 16 का बेसिक पॉइंट यही है। इट टॉक्स अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट विद रिस्पेक्ट टू, देखिए अब कब कब जो है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस वही होता है, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट प्रॉफिट और रेंट। ये बात करता है कि जैसे आपका अ, आपने मकान खड़ा करके रखा हुआ था लखनऊ में, ठीक है। तो उससे जो रेंट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है, या जो आपका टेनेंट है, किराएदार जो है वो आपको रेंट नहीं दे रहा है, तो उसका केस भी कहाँ होगा, वहीं पे होगा। आप उसके रिगार्डिंग उस प्रॉपर्टी की पार्टीशन कर रहे हो, वो भी वहीं पे होगी जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट है। और उस प्रॉपर्टी के जहां पे सिचुएट है और जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसमें बनती है और जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट है वहां पे होगा। जैसे आपका फोरक्लोजर आ गया, रिडम्पशन आ गया, या कोई चार्ज क्रिएट आ गया, मॉर्टगेज आ गया, तो वहां उस टाइम भी कहाँ पे होगा, वहीं पे होगा। कंपनसेशन और रॉन्ग कुछ तो मोड है, मान लीजिए किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज किया, आपके किराएदार ने आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, तो वो केस कहाँ होगा, वो भी वहीं पे होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंटरेस्ट और राइट रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि आपका आपके भाई के साथ जो है उस प्रॉपर्टी लखनऊ वाली प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट आ गया कि जहां पे उसने जो है बिल करवा दी आपके फादर से उस प्रॉपर्टी की अपने नाम। अब वहां पे राइट्स, आपका राइट तो बनता था, पर वो आप अब आप बिल चैलेंज करोगे, तो बिल कहाँ चैलेंज करोगे, जहां पे कहाँ पे, जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। या रिकवरी ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर अटैच्ड और डिस्ट्रेंट फॉर ऑल द अबव मेंशन्ड पर्पस। रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट, अरे जैसे घर बना, घर में जैसे पंखा हो गया, या कोई भी और चीज जो कि मूवेबल है पर उसको अटैच करके रखा होगा, किससे, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो उसका केस भी कहाँ होगा, सेक्शन 16 में। सीधी सी बात है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट राइज होते हैं आपके, वो ऑलमोस्ट, या जो भी राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो वहीं पे दायर होते हैं जहाँ पे आपका
इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है सिचुएट है। When the suit is filed for the relief or a compensation for a wrong caused to the immovable property held by a defendant or any other person on the behalf of a defendant, where the relief can be obtained through his personal attendance, then suit may be instituted in a court within whose local jurisdiction the property is situated. The defendant voluntarily and actually reside or carries on business or personally for gain. देखिए ये बात कर रहा है, देखिए when the suit is filed for the relief or a compensation for wrong caused to the immovable property held by a defendant or any other person on the behalf of the defendant, where the relief can be obtained through his personal attendance, then suit may be instituted in a court within whose local jurisdiction. अब मान लीजिए कि आपने किराए में किसी को मकान देके रखा था, ठीक है, आपने किराए में मकान दिया और उसने क्या किया, जिसको आपने किराए में मकान दिया था, वही लखनऊ और पटना वाला एग्जांपल, पटना का आपका दोस्त था, उसने क्या किया, लखनऊ में जाके लखनऊ में उसकी ट्रांसफर हो गई और लखनऊ में उसने आपसे आपका वाला मकान जो किराए में ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि बीच में उसकी ट्रांसफर हो गई बैक टू द पटना में, ठीक है, और उसी बीच आपकी उसके साथ लड़ाई होगी। उसने क्या किया, आते आते क्या किया, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, आपके घर को तहस महस कर दिया वहां के, ठीक है। अब उसके रिलेटेड जो जो डैमेज जो कॉज की उसने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, उसका केस आप देखिए, ये बोल रहा है कि उसका केस आप देखिए आप कहां कहां कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो लखनऊ में और दूसरा कहां कर सकते हो, जहां पे डिफेंडेंट वॉलंटरली एंड एक्चुअली रिजाइड, वो पटना में रहता है ना और उसकी नौकरी भी पटना में ही है, तो इसलिए पटना में भी ये केस हो सकता है। ये बात ये बोल रहा है कि when the suit is filed for the relief or a compensation for a wrong cause to the immovable property, है ना, तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जो आपने रेंट में दे रखा था मकान, इतनी सी बात बोलता है, ठीक है। ये सेक्शन 16 के होल सोल स्टोरी थी, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो दो डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है, यू आर अ ओनर ऑफ अ वेरी बिग लैंड और वो दो कोर्ट्स में फॉल करती है, ठीक है। अब कंफ्यूजन दो कोर्ट्स में फॉल करती है, आपके और आपके भाई के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया कि ये बोलता है कि नहीं ये पोर्शन मेरा है, दूसरा बोलता है ये पोर्शन मेरा है, ठीक है। जब आप प्रॉपर्टी की लोकल जुरिस्डिक्शन देखने गए तो तब आपको वहां पे पता चला कि अरे ये प्रॉपर्टी तो दो जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही है, यहां भी है वहां भी है, ठीक है। तो फिर आप कहां पे केस करोगे? तो फिर अब ये देखिए दोनों कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, क्योंकि सेक्शन 16 क्या बोलता है, सेक्शन 16 ये बोलता है कि जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहां पे आप केस फाइल कर सकते हो, पर यहाँ पे तो दो दो जगह में है और सेम प्रॉपर्टी है, तो फिर आप क्या करोगे कि आधी का एक तरफ करोगे, आधी का दूसरी तरफ करोगे, जबकि प्रॉपर्टी जो है आपकी सिर्फ आपके एक फादर जो थे वो उन्हीं की थी। डिस्प्यूट जो आ गया आपके भाइयों की डेथ के बाद आपके भाइयों के बीच में आ गया, तो फिर आप कहाँ केस करोगे? तो सेक्शन 17 इतना सा बोलता है कि cases in which the immovable property is situated within local limit of the different courts, when the when the suit is filed for obtain the compensation or relief for the wrong caused to immovable property situated within the jurisdiction of a two or more courts, the suit may be filed in any court within the local jurisdiction of portion of the property situated, but in respect of the value of the subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by such court. देखिए इसके हिसाब से मैंने बोला आपका जैसे कि जो प्रॉपर्टी थी आपकी वो दो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती थी, तो आप दोनों में से किसी भी
एक कोर्ट में केस कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड कंडीशन इतनी सी है उसमें कि आपकी जमीन जो वैल्यू जो उसमें लगेगी या उसकी जुरिस्डिक्शन जो बनेगी, सूट में बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। इसमें ये नहीं बोला कि थोड़ा वाला ज्यादा, जैसे कि ये नहीं बोला कि जहां पे कम है वहां पे मत करो, जहां पे ज्यादा है वहां पे करो, कहीं भी कर सकते हो आप, बट इन रिस्पेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। मतलब जो आपकी जो टोटल जो वैल्यू बनती है आपकी सूट मैटर की, वो क्या होनी चाहिए, वो जिस कोर्ट में आप फाइल करोगे वो उस कॉग्निजेबल होना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ ना, सिंपल सी बात है कि आ मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है आपकी, टोटल उसकी वैल्यू आपकी 9 लाख है, ठीक है। तो जिस कोर्ट में आपका डिस्प्यूट हुआ, जिस कोर्ट में आप फाइल करोगे, वो कोर्ट जो है आपका उसके उसको कॉग्निजेबल, मतलब उस कोर्ट उस मैटर की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए 9 लाख तक की। ऐसा ना हो कि 5 लाख वाला हो, आपके स्टेट बाय डिफरेंट कर सकती है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। सिंपल सी बात इतनी सी हो रही है यहाँ पे कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है 2 कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आती है, तो आप जो है किसी भी एक कोर्ट में केस कर सकते हो, बट एक कंडीशन है कि उस कोर्ट की आपकी जो है वैल्यू के हिसाब से उस कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन बननी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए, अब आपको जुरिस्डिक्शन ही मतलब पता नहीं लग रहा है कि अरे अब किस कोर्ट में केस फाइल करना, मतलब where there is a uncertainty with regard to the local limit of the jurisdiction of the court, ठीक है, and any of the court has satisfied that there is a ground for the uncertainty, और कोर्ट को भी लग रहा है कि नहीं, अरे इसमें कुछ अनसर्टिनिटी की, अब ये किस कोर्ट में जाएगा केस। सो मेनी टाइम होता है, बहुत सारे कोर्ट्स में ऐसा होता है, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एंड मे प्रोसीड विद द केस टू एंटरटेन एंड dispose of the case. The decree passed by such court will have the same effect uh, or as if the property was situated within the local limit of its jurisdiction. देखिए, इसमें इतना सा बोल रहा है कि जिस कोर्ट में आपने, जैसे अगर आपको ये लगता है कि अब कोर्ट को ये लग रहा है कि ये जुरिस्डिक्शनल यहाँ पे अनसर्टिनिटी है, बट कोर्ट ने फिर भी जो है जजमेंट पास की, तो कोर्ट को वहां पे ग्राउंड लिखना होगा कि दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एंड मे प्रोसीड विद द केस टू एंटरटेन। कि अ, इतनी सी बात बोली है कि जब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि अब ये केस कहाँ, मतलब कोर्ट को ये लगा कि यहाँ पे अनसर्टिनिटी है कि केस कहाँ पे फाइल करना है, तो कोर्ट जो है उस बात का रिकॉर्ड करेगा कि यस हियर इज अ जुरिस्डिक्शनल एरर। देखिए, कोर्ट के पास पावर है कि अगर जुरिस्डिक्शनल वहां पे, मतलब जुरिस्डिक्शन ना बनते हुए भी कोर्ट क्या कर रहा है, इफेक्टिव ऑर्डर पास कर रहा है, बट इफेक्टिव जजमेंट पास कर रहा है, बट कंडीशन इतनी सी है कि कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, किस बात का, कि यहाँ पे जुरिस्डिक्शनल जो है एरर है, यहाँ पे जुरिस्डिक्शन जो है अनसर्टेन है, एरर नहीं अनसर्टेन है, ये नहीं पता चल रहा है कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन रही है, इसलिए फिर भी मैं जो है मैटर को डिसाइड कर रहा हूँ। कोर्ट कर सकता है, ये पावर देके रखी है सेक्शन 18 में सीपीसी के। और जब आपकी जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन होती है तो कोर्ट को रीजन लिखना पड़ता है कि ये जहाँ पे जुरिस्डिक्शन जो है अनसर्टेन है और वो किस कारण है, और कोर्ट जो है प्रोसीड कर सकता है। In a case where the court taking the cognizance of a case does not record the statement and objection is brought before the appellant or a revision court, the appellant or revisional court shall not allow the objection unless it is satisfied that at the time of the institution of a suit there was no reasonable ground for uncertainty as regard to the jurisdiction of a court and there has been a failure of a justice. देखिए, आपने केस किया, ठीक है, आपने केस किया था और मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि ये इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है, ठीक है, पर कोर्ट ने वहां पे ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये अनसर्टेन है, इसलिए फिर भी मैं इसको एंटरटेन करूंगा, ठीक है। पर आपने अपीलेट कोर्ट में और रिविजनल कोर्ट में जाके बोला कि नहीं सर यहाँ पे जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी,
ठीक है। तो अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट आपकी जो है सुनवाई तब तक नहीं करेगा जब तक कि अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट को ये नहीं लगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, कि वहां पे रीजनेबल ग्राउंड जो था वो अनसर्टेनिटी का, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट देयर वाज अ नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी, मतलब कोर्ट को जब तक ये नहीं लगे कि वहां पे कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था अनसर्टेनिटी का, या जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट एंड देयर बीन फेलियर, या वहां पे जस्टिस का फेलियर हो जाएगा, तब तक जो कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगा, रिविजनल और कौन, अपीलेट कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पे आप अपील करोगे। ये आपका सेक्शन 18 है, कि सेक्शन 18 इतना सा बोलता है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, कि अगर आपकी अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट वहां पे रीजन रिकॉर्ड करता है कि यहाँ पे जुरिस्डिक्शन जो अनसर्टेन है, बट फिर भी जो मैंने कॉग्निजेंस ली, कोर्ट जो है इफेक्टिव जो है जजमेंट पास कर सकता है। सेक्शन 18 ये बोलता है। सेक्शन 19 जो है, सूट विद रिगार्ड टू द मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें इतनी सी बात होती है कि व्हेन एप्लीकेबल वेयर द सूट इज फॉर द रॉन्ग कॉज टू द पर्सन और अ प्रॉपर्टी, जब आपका किसी पर्सन और प्रॉपर्टी को कॉज होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो देन if the wrong was done within the local limit of the jurisdiction of a one court and the defendant voluntarily reside or carries on his business or work for a personal gain within the local limit of the jurisdiction of another court, the plaintiff has an option to file at either court. सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। ए जो है वो दिल्ली में रहता है और बीट्स बी को जो है उसने बेंगलोर में मारा, तो बी जो है केस कहां कहां पे कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है और बेंगलोर में भी कर सकता है, ठीक है। ए जो है, मान लीजिए ए जो है बेंगलोर में रहता है और उसने जो है एक डिफामेटरी स्टेटमेंट जो है बी की, डिफामेटरी स्टेटमेंट जो है वो बी के अगेंस्ट जो है दिल्ली में पब्लिश की, तो बी जो है उसको कहां कहां सू कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है और बेंगलोर में भी कर सकता है। सेक्शन 19 सिंपल सी बात बोलता है कि आप केस कहां कहां कर सकते हो, जहां पे डिपेंडेंट रिसाइड करता है या जहां पे डिपेंडेंट क्या करता है, अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है। और एक और बात बोलता है, जहां पे कहा, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन आपका अराइज हुआ, जहां पे आपके साथ क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तीन कंडीशन क्या बोलता है, फर्स्ट वेयर देयर इज अ रॉन्ग कमिटेड, सेकंड जहां पे डिपेंडेंट कैरी ऑन रखता है, मतलब बिजनेस कैरी ऑन करता है अपना, या मतलब कोई बेनिफिट लेता है, मतलब जहां पे नौकरी करता है, जॉब करता है, या जहां पे वो रहता है। सेक्शन 20, सेक्शन 20 बोलता है आपका अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर अ डिफेंडेंट रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, मतलब जब आपका कोई, मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ था, आप मैंने और आपने, ठीक है, तो इफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज डन और अ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, मान लीजिए मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया था एग्रीमेंट का रिलेटेड, तो एग्रीमेंट में हमने ये लिखा था, जो बयाना था उसमें था कि आप जो को मेरे को 10 घोड़े दोगे, ठीक है, 20 तारीख से पहले, मतलब जून की 20 तारीख से पहले। पर आपने क्या किया, जून की 20 तारीख होगी पर आपने मेरे को एक भी घोड़ा डिलीवर नहीं किया, तो आपने क्या किया, ब्रीच कर दिया, इवन तो मैंने सारी पेमेंट कर दी थी, ठीक है। अब मैं कहां कहां केस कर सकता हूँ, आप रहते हो दिल्ली में, मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, ठीक है, एग्रीमेंट बनाया था हमने हमने मान लीजिए एग्रीमेंट बनाया था हमने बॉम्बे में, तो अब मैं केस कहां कहां कर सकता हूं, तो ये बात बोल रहा है। देखिए, इफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज डन और अ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द वन कोर्ट, देखिए एक जहां पे आपने ब्रीच किया और दूसरा जहां पे आपने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट हमने कहां किया था, बॉम्बे में, ठीक है, दूसरा आपने ब्रीच कहां किया, दिल्ली में, तो आप कहां कहां केस कर सकते हो, जहां पे आपका देखिए जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बना और जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है। देखिए डिफेंडेंट वॉलंटरली रिसाइड, देखिए मैंने ये बोला आप कहाँ रहते हो, दिल्ली में रहते हो, कैरिजोना बिजनेस कहाँ पे करते थे, दिल्ली में, और वर्क्स फॉर द पर्सनल गेन दिल्ली में, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट द प्लेंटिफ हैज एन ऑप्शन टू ऐड, तो ये कोर्ट आपके जो जहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे वो केस कर सकता है। सिंपल सी बात है, देखो तीन कंडीशनें बता रहा है, पूरा कुछ नहीं लिखा है इसमें, सिंपल सी इतनी सी। नंबर एक, जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नंबर दो,
जहाँ पे आपका आप बिजनेस करते हो, जहाँ पे आप रहते हो, डिफेंडेंट जहाँ पे आप रहते हो, या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। एग्जाम्पल देता हूँ, सी इज अ ट्रेड्समैन इन अ बेंगलोर, ठीक है। डी कैरीज ऑन अ बिजनेस इन हैदराबाद, बाय हिज एजेंट इन बेंगलोर buys the goods from C and requests C to deliver them to the Amarchand company, ठीक है। C deliver the good in a Bangalore accordingly. C may sue for the price of a good either, देखिए in Bangalore, बेंगलोर में क्यों, क्योंकि वो बिजनेस कैरी ऑन करता है, ठीक है। वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस ऑन इन हैदराबाद। और डी क्यों, डी कैरीज ऑन अ बिजनेस इन हैदराबाद, डी कैरीज ऑन हिज बिजनेस। और डी में क्यों, सी इज अ ट्रेडमैन इन बेंगलोर, डी कैरीज ऑन इन बिजनेस इन हैदराबाद। और हैदराबाद में क्यों, देखिए क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ सी, और डी डी क्या हुआ आपका, देखिए ब्रीच किसने, सी में सू, सी इसलिए सू करेगा क्योंकि डिफेंडेंट कहाँ रिजाइड करता है, डी सॉरी डिफेंडेंट कहाँ आपका बिजनेस कैरी ऑन करता है, हैदराबाद में। तीन चीजें याद रखनी है आपने, देखिए जहां पे डिफेंडेंट डिसाइड करता है वहां पे आप केस कर सकते हो, जहां पे वो बिजनेस कैरी ऑन करता है वहां पे केस कर सकते हो, या जहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहां पे केस कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 20। नाउ सेक्शन 21, ऑब्जेक्शन टू द जुरिस्डिक्शन। देखिए ये बात करता है कि मान लीजिए, ये डिफेंडेंट की बात करता है, डिफेंडेंट की पावर है कि मैंने केस किया और मैंने आपको दिल्ली में केस किया, पर आप बोलते हो कि ये केस यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ये केस जो है आपका चंडीगढ़ कोर्ट में लगना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्शन आप कब कब ले सकते हो, इन ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ सुइंग। प्लेस ऑफ सुइंग मैंने बात की ना, 15 से कहाँ तक चलता है, 20 तक। तो suing of the pecuniary limit या competence of the executing court with the regard। और pecuniary limit की बात हो गई कि जैसे केस जहां पे मैंने फाइल किया था उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती थी 10 लाख की, पर मैंने क्या कर दिया था, 12 लाख को अंडर वैल्यू करके 10 लाख करके फाइल कर दी, तो डिफेंडेंट बोलेगा कि नहीं सर ये यहाँ पे बनता नहीं है, सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास बनता है। तो उस तरह से पिक्यूनरी लिमिट एक्सीड करके तो मैंने ऑब्जेक्शन ले लिया। जस्ट एग्जांपल आप भी ले सकते हो। कंपिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विद रिगार्ड टू द लोकल लिमिट ऑफ इट्स jurisdiction या इज नॉट brought in the court at the first instance before settlement or in a case where the issue are settled, then no objection will be allowed by the regional or appellate court unless there is a failure of the justice। और देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्शन है रिलेटेड टू द jurisdiction, क्षेत्राधिकार के लिए आपका जो ऑब्जेक्शन है वो आपको कब लेना है, बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इश्यू। आपके इश्यू के सेटलमेंट होने के बाद जो है कोई ऑब्जेक्शन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मतलब आपको इश्यू सेटल होने से पहले जो है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21, अगर आपको कोई भी एतराज है कि ये कोर्ट जो है वो इस कोर्ट का नहीं बनता बल्कि किसी और कोर्ट का बनता है, तो आप जो हो बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इश्यू आप जो ऑब्जेक्शन ले सकते हो। ठीक है। करण सिंह वर्सेस चमन पासवान, इसमें क्या बोला था, when the court commits an error in entertaining the suit with regard to the pecuniary or territorial jurisdiction, then the decision given by such court will not be void but will be considered as the illegal exercise of jurisdiction। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है इसमें प्रिलिमिनरी का कि अगर कोई कोर्ट है जिसने जो है अपनी पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को जो है एक्सीड कर दिया है, तो वो जो डिक्री पास की वो क्या होगी, आपकी वॉइड होगी, इलीगल होगी, या या वॉइडेबल होगी, या वैलिड होगी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, द कोर्ट विल नॉट बी वॉइड बट विल बी कंसीडर्ड एज द इलीगल एक्सरसाइज ऑफ द जुरिस्डिक्शन। तो इसका मतलब क्या है, डिक्री और जो आपकी जजमेंट पास हुई है डिक्री क्या होगी, आपकी वैलिड मानी जाएगी। नाउ बार द सूट टू द bar a suit to set aside a decree on objection to the place of suing, section 21। No suit shall be brought up challenging the validity of the decree passed in a former suit between the same parties or between। देखिए इसमें सिंपल इतनी सी बात बोली हुई है कि अगर आपका कोई सूट डिसाइड हो गया, ठीक है, पिछले कोई कैरी ऑन करते हैं कि पिछले में क्या बोला था कि आपको जो है कब लेना है आपको ऑब्जेक्शन किसी जुरिस्डिक्शन का, बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। आपने नहीं लिया, फिर आपने क्या किया,
बार सूट टू सेटल, आपने जो है ये डिक्लेयर कर, मतलब ये सूट फाइल, डिक्लेरेशन का ये सूट फाइल कर दिया कि इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, इसलिए जो है आप जो है ये जो डिक्री जो पास हुई है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। तो आपको, और आपका ग्राउंड क्या था उस डिक्री को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए? सिर्फ एक, कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। तो सेक्शन 21A बोलता है भाई ऐसा ये जो आप ग्राउंड ले रहे हो ये मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि बार ऑन अ सूट टू सेट असाइड अ डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग, वो नहीं ले सकते आप। सिर्फ एट अर्ली बिफोर द सेटलमेंट इशू अगर आपने लिया है तो आपको बेनिफिट देगा। अदरवाइज अगर आप बोल रहे हो कि अब मैं बाद में आके आई विल इन आफ्टर, मतलब मैं नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाना चाहता हूँ इस डिक्री को कि ये जो है जुरिस्डिक्शनल एरर है, तो वो नहीं मानी जाएगी। सिंपल इतनी सी बात बोल रहा है। मतलब आप जो हो, जो जजमेंट पास हुई है, नो सूट, कोई भी केस जो है आपको ब्राउट ऑफ चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ डिक्री, मतलब डिक्री की जो वैलिडिटी है उसको चैलेंज नहीं कर सकते सिर्फ इस ग्राउंड पे कि जो है जिस कोर्ट ने ये डिक्री पास की है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। इफ यू हैव ऑब्जेक्शन तो आपको कब लेना है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21, बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। This is all about the place of swing and the jurisdiction of the court. The concept of the place of a swing is very important as it helps to determine the jurisdiction of the each court. It helps to the plaintiff where to file the suit. It saves the time to the court in determining the jurisdiction of the court. ठीक है, इसलिए लिखा जाता है लास्ट में कंक्लूजन, ये अपनी लेमैन लैंग्वेज में लिखना जो आपको समझ आया कि देखिए इससे क्या होगा, कोर्ट का टाइम बचेगा, ठीक है, कंफ्यूजन बचेगा, स्टेबिलिटी आएगी सोसाइटी में अच्छे से, जब जो आपका डिस्प्यूट जो है कोर्ट जो है सॉल्व कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 9, सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड सेक्शन 21 एंड 21A। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके आप उतना। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो देन प्लीज गिव मी, our team will provide you the best material. Thank you very much. Thank you very much, Avinash.